हेलो सभी छात्रों को मेरा नमस्कार। आज हम आपके लिए मॉडल क्वेश्चन पेपर 2023 विषय है आपका सामाजिक विज्ञान और क्लास 10th और माध्यम है आपका हिंदी। ठीक है, इसके मैं आपके लिए इस मॉडल पेपर के प्रश्न एवं उत्तर लेकर आया हूँ और ये प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आपको आपका पेपर कैसा आएगा वार्षिक परीक्षा का, उस मॉडल पेपर को मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो देखिए, सबसे पहले क्या करना है आपको। सबसे पहले तो आपका पूर्णांक 75 अंक का रहेगा और आपके कुल प्रश्न 23 रहेंगे। ठीक है, और समय आपका पेपर का हल करने का 3 घंटे रहेगा। ठीक है, अब इसमें कुछ निर्देश ये दिए रहते हैं तो उनको आपको ध्यान से देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इसमें निर्देश है आपका, इसमें निर्देश दिए हैं। पहले निर्देशों को प्रश्न पत्र हल करते समय इनको पढ़ना आवश्यक है। तो पहला निर्देश है इसमें सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। दूसरा निर्देश है प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, यानी 1 से 5 तक आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे जिनके लिए 1 से 30 यानी 30 अंक निर्धारित हैं, यानी कि एक अंक का आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे 30। ठीक है, तीसरा निर्देश है आपका प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर 17 तक प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है। अब आपको कितने शब्द सीमा में लिखना है। शब्द सीमा में आपको 30 शब्दों में आपको लिख सकते हैं। ठीक है, शब्द सीमा क्या है, लिमिट शब्दों की 30 शब्द है। अगला निर्देश है आपका चौथा, प्रश्न क्रमांक 18 से 20 तक प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है, यानी जो 18 से 20 तक प्रश्न होंगे वो कितने नंबर के होंगे, आपके 3 नंबर के होंगे और इसकी शब्द सीमा आपकी 75 रहेगी। ठीक है, अगला निर्देश है आपका प्रश्न क्रमांक 21 से 23 तक प्रत्येक प्रश्न के 4 अंक का है, यानी 21 से लेकर 23 तक आपके 4 अंक का प्रश्न आएगा और इसकी शब्द सीमा 120 शब्द रहेगी। ठीक है, और अगला निर्देश है आपका प्रश्न क्रमांक 23 मानचित्र पर आधारित प्रश्न है। ठीक है, तो इसमें मैं आपके लिए कैसे आपको लिखना है, प्रश्न पत्र हल करते समय किन किन की सावधानियां रखना है, ये आपके लिए मैं लेकर आ जाऊँ। तो देखिए, इसमें आपको मैं एक बार और बता दूं, 1 नंबर के आपके कितने प्रश्न आएंगे, 30, यानी 30 नंबर हो गए। और 2 अंक के आपके कितने आएंगे, 2 अंक के आपके 12 क्वेश्चन आना है, 12 दूनी 24 नंबर हो गए। ठीक है, 3 अंक के आपके कितने, 3 अंक के आपके प्रश्न आएंगे, 2 नंबर के प्रश्न कितने आना है आपके 12, तो 12 दूनी कितने हो गए 24 अंक। ठीक है, 3 नंबर के प्रश्न आएंगे आपके 3, तो 3 तरह के कितने हो गए 9 नंबर। फिर 4 अंक के प्रश्न आएंगे आपके 3, तो 4 12 नंबर। अब ऐसे इसको जोड़ के देख लो आप, 4 और 9 13, 13 2 15 की 5 हासिल 1 और 3 और 2 5, 3 और 2 5, 5 1 6, 6 1 7, ऐसे आपका पूर्णांक होगा। ठीक है, तो इसमें देखिए एक नंबर के आपके 30 क्वेश्चन होंगे, यानी 30 वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे आपके लिए। 2 नंबर के आपके कितने क्वेश्चन होंगे, 12। ठीक है, और ये कितने प्रश्न आना है आपके 12 दूनी 24 नंबर के। 3 अंक के आपके 3 प्रश्न आएंगे, तो 3 तरह के कितने होंगे 9 नंबर। 4 अंक के आपके 3 प्रश्न आएंगे, तो 4 कितने हो गए 12 नंबर। तो इस प्रकार आपका पूर्णांक बनेगा परीक्षा में। तो इसको आपको, अब हम प्रश्नों को हल करते हैं। कैसे करेंगे हल, क्या करना है हमें। सबसे पहले प्रश्न पत्र को मिल गया हमें, निर्देश हमने पढ़ लिए। अब इसको प्रश्न पत्र को हमें हल करना है। देखिए, अब इसमें आप देख सकते हैं, ये पहला क्वेश्चन है आपका, सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसमें देखिए मैंने अंक भी इसमें आपके सामने सम्मुख प्रश्न के अंक भी मैंने इसमें दिए रखे हैं। तो 1 नंबर के आपके कितने प्रश्न आएंगे, 6, यानी 6 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। इसका देखिए, पहला क्वेश्चन है
वन्य जीवों के आवास संरक्षण हेतु पहला कानून बनाया गया। तो देखिए मैंने हाईलाइट किया है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बा, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। अगला क्वेश्चन है दूसरा, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा महानदी। ये बहुत बार आ जाए क्वेश्चन, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? महानदी। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सी रबी की फसल है? ठीक है, तो इसमें रबी की फसल कौन सी है? ऑप्शन बा करेक्ट आंसर है, यानी चना रबी की फसल है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, यूरोपीय सभ्यता का पालना किस देश को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सा यूनान। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन द महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जीडीपी का पूरा नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सकल घरेलू उत्पाद। अब इन प्रश्नों को हमें लिखना कैसे है? तो देखिए सबसे गलती हमारी यही होती है, तो इसमें हमें थोड़ी सी सावधानी रखना है कि हमें इन प्रश्नों के उत्तर कैसे लिखें। हम कॉपी में, अपनी जो परीक्षा की कॉपी है उसमें किस प्रकार हम इसके उत्तर लिखें। तो देखिए मैंने आपके उत्तर सहित मैंने आपका प्रश्न पत्र हल किया है। तो देखिए इसमें प्रश्न क्रमांक 1 डाल लेंगे, आप अंडरलाइन कर लेंगे, यहाँ पर 1 लाइन का आपको गैप करना है। ठीक है, फिर उत्तर लिखेंगे, प्रश्न क्रमांक 1 के ही उत्तर हैं ये सारे। ठीक है, तो ऑप्शन 1 डाला मैंने, फिर थोड़ा सा स्पेस करेंगे, फिर इसका ऑप्शन कौन सा 12 नंबर का सही है, और इसके आगे लिख देना है आपको वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972। फिर 2 लिखेंगे, इसका ऑप्शन कौन सा था आपका? ऑप्शन 7 था, और इसका सही उत्तर क्या है? महानदी लिख देंगे इसके आगे। फिर 3 लिखेंगे, इसका ऑप्शन कौन सा है? बा, इसके आगे क्या लिखना है आपको? चना। ठीक है, चौथा क्या है आपका? ऑप्शन कौन सा था? सा, तो इसके आगे क्या लिखना है? यूनान। 5वां कौन सा है? ऑप्शन दा था इसका, तो इसका हो जाएगा महात्मा गांधी। अगला है 6वां का ऑप्शन क्या था? आ, तो इसका हो जाएगा सकल घरेलू उत्पाद। तो इस प्रकार आपको प्रश्नों के आंसर देना है, यानी शॉर्ट में देना है, आपको समय की बचत करना है। तो अगला प्रश्न देखते हैं आपके लिए। देखिए प्रश्न क्रमांक 2 है, आप देख सकते हैं इसमें। ठीक है, तो इसमें खालिस्तान आपको भरना है। तो इसमें पहला क्वेश्चन आपका, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, और इसके भी आप देख सकते हैं मैंने 6 अंक, इसमें 1-1 नंबर के 6 प्रश्न इसमें भी खालिस्तान में आएंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, लोकतंत्र में सरकार, इसमें आपको बनना है जनता द्वारा, आप देख सकते हैं इसके आंसर, या लोगों द्वारा चुनी जाती है। ठीक है, तो इसमें क्या भरा आएगा? जनता द्वारा भर सकते हो आप, और लोगों द्वारा भर सकते हो। लोकतंत्र में सरकार लोगों द्वारा चुनी जाती है। दूसरा है पर्यटक, तो इसमें बनना था आपको, यहाँ पे भरेंगे आप, राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहित करता है। अगला क्वेश्चन है आपका, सत्ता की साझेदारी, तो इसमें भरेंगे आप, लोकतंत्र की आत्मा है, यानी सत्ता की साझेदारी किसकी आत्मा है? लोकतंत्र की आत्मा है। अगला क्वेश्चन जो बार बार आपका परीक्षा में आता है, भूमंडलीकरण की शुरुआत, यहाँ पे आपको बनना है 1990 के दशक में। आप देख सकते हैं इसका सही आंसर है 1990 के दशक पूछा है। ठीक है, तो किस दशक में हुई थी? 1990 के दशक में। अगला क्वेश्चन है, भारत में वयस्क मताधिकार की आयु, यानी भारत में वोट डालने की आयु क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 18 वर्ष। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको ऐसे कर लेता हूँ, इसमें इसका आंसर हो जाएगा, भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र कितनी है, आयु कितनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 18 वर्ष। अगला क्वेश्चन है आपका, सकल घरेलू उत्पाद में यहाँ बनना है आपको, तृतीयक क्षेत्रक का सर्वाधिक योगदान सर्वाधिक होता है। तो अब इनके आंसर कैसे लिखेंगे हम शॉर्ट में? बच्चे यहाँ गलती करते हैं, तो ये गलती अब परीक्षा में आपकी नहीं होना चाहिए। देखिए प्रश्न क्रमांक 2 डाल लेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर थोड़ा सा आप गैप रखेंगे 1 लाइन का, फिर यहाँ से उत्तर लिखेंगे। पहले का उत्तर हो जाएगा जनता द्वारा, दूसरे का हो जाएगा राष्ट्रीय एकता, तीसरे का हो जाएगा लोकतंत्र, चौथे का हो जाएगा 1990, और पाँचवें का हो जाएगा 18, और 6वें का हो जाएगा तृतीय क्षेत्र। अब इसके आगे हम आपकी टेबल भी, अगला क्वेश्चन है आपका सही जोड़ियाँ। तो इसका देखिए, सही जोड़ियाँ बनाकर लिखिए। तो ये भी आपका कितने नंबर की आएंगी? 6 नंबर की आएंगी। ठीक है,
तो इसमें कॉलम एक तरफ आ दिया है, एक तरफ कॉलम बा दिया है। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है आपका दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश, तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत। ठीक है। अब दूसरा है क्वेश्चन सूचना का अधिकार, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2000, सूचना का अधिकार हो जाएगा 2005। ठीक है। अगला है भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य, तो इसका सही आंसर हो जाएगा केरल। अगला क्वेश्चन है आपका भारत छोड़ो आंदोलन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1942। अगला क्वेश्चन है आपका भारत में पहली रेलगाड़ी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1853 में चली थी मुंबई और थाने के बीच, और कितने किलोमीटर चली थी? 34 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है साइमन कमीशन भारत आया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1928। अब इसको हमें कैसे लिखना है जोड़ियों को आमने सामने, तो देखिए मैंने इसमें प्रश्न क्रमांक आपको, आप 3 हल कर रहे हैं तो प्रश्न क्रमांक आप 3 डाल लेंगे, 4 कर रहे हैं तो 4 डाल लेंगे, 2 कर रहे हैं तो 2 डाल लेंगे। इस प्रकार आपको प्रश्न क्रमांक डालना है। तो प्रश्न क्रमांक 3 हम हल कर रहे हैं, कॉलम एक तरफ, यहाँ उत्तर लिखेंगे, एक लाइन का गैप यहाँ पे ही करना है आपको, कॉलम आ लिखेंगे, कॉलम बा लिखेंगे। ठीक है। इसके आगे देखिए पहला क्वेश्चन है आपका दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश, तो इसके आगे डैश करके क्या लिख देना है आपको? भारत। अगला क्वेश्चन है सूचना का अधिकार, तो इसके आगे क्या लिख देना है आपको? डैश करके 2005। अगला क्वेश्चन है आपका भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य, तो इसके आगे डैश करके क्या लिखना है आपको? केरल। अगला क्वेश्चन है आपका भारत छोड़ो आंदोलन, इसके आगे डैश करके क्या लिखना है आपको? 1942। अगला क्वेश्चन है भारत में पहली रेलगाड़ी, इसके आगे डैश करके क्या लिखना है आपको? 1853। अगला क्वेश्चन है आपका साइमन कमीशन भारत आया, तो इसका डैश करके लिखेंगे 1928। तो इस प्रकार आपको अपने आंसर लिखना है। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। आगे देखिए इसमें आपके प्रश्न दिए हैं, एक वाक्य ऑब्लिक एक शब्द में उत्तर दीजिए, तो ये भी आपका 6 नंबर के हैं, एक नंबर के 6 प्रश्न, इसमें भी 6 प्रश्न आएंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन है आपका विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी, तो इसका सही आंसर है 1995। ठीक है। देखिए ये आंसर दिए हैं 1995 में हुई थी, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1995 में हुई थी। ठीक है, 1995। दूसरा है, पहले का आंसर हो जाएगा, दूसरा है भारत का पहला लौह इस्पात संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जमशेदपुर। ठीक है, ये दूसरे का आंसर हो जाएगा, नंबर 2 का। ठीक है। अब इसमें अगला क्वेश्चन था आपका 1764 में स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था, तो इसका हो जाएगा जेम्स हरग्रीव्ज। ठीक है, इसने स्पिनिंग जेनी मशीन का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन है आपका सकल घरेलू उत्पाद में उद्योगों का योगदान कितने प्रतिशत है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 17%। ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे अधिक चीनी यानी शक्कर उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, तो इसका हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका फ्रांस में सिक्कों और डाक टिकटों पर किसकी छवि अंकित की गई? छवि माने क्या होता है? मूर्ति यानी प्रतिमा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मारियान। ठीक है। अब इसके हमें आंसर कैसे लिखना है, तो देखिए पहले का आंसर क्या हो जाएगा? 1995। दूसरे का हो जाएगा जमशेदपुर, तीसरे का हो जाएगा जेम्स हरग्रीव्ज, और चौथे का हो जाएगा आपका 17%, और पांचवे का आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, और छठवें का आंसर हो जाएगा मारियान। ठीक है। अब इनके आंसर हमें कैसे लिखना है, तो देखिए मैं आंसर सहित में आपके लिए प्रश्न लेकर आ जाऊँ, तो आप देख सकते हैं प्रश्न क्रमांक क्या डालना है आपको। प्रश्न क्रमांक डालोगे आप 4, और पहले का आंसर क्या हो जाएगा? 1995। दूसरे का आंसर नंबर 2 डाल लेंगे, रोमन में दिया है तो रोमन में डालेंगे, 1 2 3 4 में दिया है तो 1 2 3 4 में डालेंगे, और ABCD में दिया है तो ABCD में डालना है। दूसरे का आंसर जमशेदपुर हो जाएगा, तीसरे का आंसर हो जाएगा जेम्स हरग्रीव्ज,
चौथे का आंसर हो जाएगा 17%, और पाँचवें का आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, और छठवें का आंसर हो जाएगा मारियानकी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका सत्य सत्य आपको बताना है। तो इसमें भी देखिए आप, ए बी के नंबर का है आपका, ए बी 6 नंबर का है। ठीक है, ए बी एक एक नंबर के क्या प्रश्न है आपके 6। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 5 है सत्य ऑब्लिक असत्य बताइए। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, तो ये क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ठीक है, सत्य। दूसरा है भारतीय संविधान द्वारा 22 भाषाओं को 7वीं अनुसूची में रखा गया है, तो ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा दूसरे का। ठीक है, कौन सी अनुसूची में रखा गया, 7वीं नहीं 8वीं अनुसूची में रखा गया है। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पर कितनी दी है, 7वीं, तो क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 1953 में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया था, तो ये तीसरे का आंसर हो जाएगा सत्य, तीसरे का क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ठीक है, अगला है आपका भारत के प्रथम विधि मंत्री यानी कानून मंत्री, विधि मंत्री या कानून मंत्री की बात होती है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, तो ये क्या हो जाएगा आपका, चौथे का आंसर भी आपका सत्य हो जाएगा। ठीक है, चौथे का आंसर क्या हो जाएगा आपका, सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था स्वयं सहायता समूह में अधिकतम 20 सदस्य होते हैं, तो ये भी आपका 5वें नंबर का कितना हो जाएगा, ये भी सत्य हो जाएगा आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सार्वजनिक क्षेत्र में लोक कल्याण की भावना नहीं होती है, तो ये 6वें का हो जाएगा आपका असत्य। ठीक है, तो सार्वजनिक क्षेत्र में क्या होती है, लोक कल्याण की भावना होती है, और यहाँ पर क्या नहीं होती है, ये लिख रहा है, तो इसका हो जाएगा, इसका असत्य हो जाएगा। अब इसके आंसर हमें शॉर्ट में कैसे लिखना है, तो देखिए इसमें सबसे पहले कौन सा प्रश्न हल कर रहे हैं आप, 5 कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक आप डाल लेंगे 5। ठीक है, जिस प्रश्न को आप हल करेंगे उसी का क्रमांक आपको डालना है। इसमें देखिए पहले का क्या हो जाएगा, पहले का सत्य है, दूसरे का असत्य, तीसरे का सत्य, चौथे का सत्य, पाँचवें का सत्य, और छठवें का असत्य। बच्चे इसमें क्या सबसे ज़्यादा गलती करते हैं, और इस प्रकार आपको लिखना है परीक्षा में। ठीक है, आपकी वार्षिक परीक्षा आने वाली है, तो आपको ये सावधानी जरूर रखना है, इससे आपकी समय की बचत होगी और नंबर आपको पूरे दिए जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए मैं आपके 2 नंबर के लिए भी मैंने क्वेश्चन बनाए हैं आपके लिए, तो इसमें अथवा शायद मैंने इसका सॉल्यूशन मैं आपके लिए लेकर आ जाऊँ। ठीक है, लेकिन आपको सभी क्वेश्चनों को तैयार करना है, इसके अलावा भी आपने जो क्वेश्चन अभी तक तैयार किए हैं उनको भी आपको पढ़ते रहना है। ठीक है, ये तो एक मॉडल पेपर है, तो इस प्रकार आपको मॉडल पेपर ऐसा ही मिलेगा आपका। आप देखिए 6वें नंबर का क्वेश्चन है, इसमें 2 क्वेश्चन दिए हैं, एक तो ऊपर वाला, एक इसका अथवा वाला, तो जो प्रश्न आपको सही से याद है उसी को आपको लिखना है, और ये कितने नंबर का रहेगा आपका, 2 नंबर का। अब यहाँ से आपके 2 नंबर के प्रश्न प्रारंभ हो जाएंगे, यानी प्रश्न क्रमांक 6 से कितने तक चलेंगे, प्रश्न क्रमांक 17 तक 2-2 अंक के क्वेश्चन होंगे। लेकिन इसमें से 2 क्वेश्चन दिए हैं, एक तो दिया है ऊपर 6 नंबर के 2 क्वेश्चन है, देखिए एक तो ये है एक ये है, लेकिन आपको इनमें से एक ही क्वेश्चन हल करना है, यानी ऊपर वाला करेंगे तो नीचे वाला नहीं करेंगे। यदि आपको ऊपर वाला याद नहीं है ठीक से, आपको नीचे वाला याद है, तो आपको नीचे वाला करना है, ऊपर वाला नहीं करना है। ठीक है, तो इसमें से केवल एक ही करना है आपको। अब इसमें जो मैंने दोनों क्वेश्चनों को अब सम्मिलित किया है, पहला क्वेश्चन है आपका मृदा अपरदन किसे कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर देखिए शॉर्ट में मैंने बहुत ही सरल भाषा में, यानी कि सरल क्वेश्चन बनाने का प्रयास किया है। उसके आंसर भी मृदा के कटाव और उसके भाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहते हैं, तो ये भी आपका 2 नंबर का हो गया। अब इसके अथवा दिया है, अब इसको क्वेश्चन के प्रश्न क्रमांक क्या डालेंगे, प्रश्न क्रमांक आप इसको कर रहे हैं तो क्या डालेंगे, प्रश्न, यहाँ डालेंगे प्रश्न क्रमांक कितने डालेंगे, 6। ठीक है, ये डाल लेंगे, ऊपर वाला करेंगे तो, और नीचे वाला करेंगे तो क्या करेंगे, यदि इसका 6 का अथवा किया है आपने तो क्या डालेंगे, प्रश्न क्रमांक, ये वाला किया है तो प्रश्न, नीचे वाला करेंगे तो क्या डालेंगे, प्रश्न क्रमांक 6 का, और इसके आगे क्या लग देंगे, अथवा और लगा देंगे। ठीक है, तो जो भी आपकी कॉपी जांचेंगे सर,
तो समझ जाएंगे कि बच्चे ने नीचे वाला प्रश्न किया है। ठीक है, इसको आपको ध्यान से देखना है। दूसरा क्वेश्चन है आपका, जैव संसाधन किसे कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें भी, जैव संसाधन किसे कहते हैं। तो इसका आंसर देखिए, वे संसाधन जिनकी प्राप्ति जीवमंडल से होती है और जिनमें जीवन व्याप्त होता है यानी पाया जाता है, जैव संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, जिनकी प्राप्ति कैसे होती है, जैवमंडल से होती है, जीवमंडल से होती है और जिनमें जीवन पाया जाता है, जैव संसाधन कहलाते हैं। जैसे मनुष्य, वनस्पति जात यानी पेड़ पौधे, प्राणी जात सभी प्रकार के प्राणी, और मत्स्य जीवन यानी मछली, और पशुधन, ये सभी क्या है, जैव संसाधनों के उदाहरण है। ठीक है, या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं एक लाइन में, वे संसाधन जिनमें जीवन पाया जाता है जैव संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, यदि आपको ये पूरा हो जाए याद तो ठीक है, नहीं तो आप ये लिखेंगे एक लाइन में, वे संसाधन जिनमें जीवन पाया जाता है जैव संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। जो हो गए आपके दोनों क्वेश्चन। अब देखिए आपका क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूं मैं। अगला क्वेश्चन है आपका, बांगर और खादर मृदा में अंतर लिखिए। तो ये भी आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है, इसके अंक में भी मैंने उसके प्रश्न के सम्मुख दे रखे हैं। तो इसका आंसर देखिए, पुराने जलोढ़ को बांगर मृदा कहते हैं जबकि नए जलोढ़ को खादर मृदा कहते हैं। बहुत ही सरल भाषा में मैंने बनाने का प्रश्न प्रयास किया है। दूसरा इसमें पॉइंट है, इसमें बांगर मृदा फसल के लिए, बांगर मृदा माने क्या होती है, बंजर भूमि। ठीक है, जिसमें कंकड़ पत्थर पाए जाते हैं। आपने देखेंगे पहाड़ों के बगल में बहुत सी ज़मीन पड़ी रहती है, उसको बांगर मृदा कहते हैं। ठीक है, बांगर मृदा फसल के लिए उपयुक्त नहीं है, यानी इसमें फसल अच्छी नहीं होती है, जबकि खादर मृदा फसल के लिए सर्वोत्तम होती है। और जो खादर भूमि होती है, खादर भूमि यानी इसमें खाद की मात्रा भी मिली रहती है। मृदा माने क्या होता है, मिट्टी, फसल के लिए सर्वोत्तम होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, बांगर और खादर में अंतर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब आप क्या करेंगे, नीचे ऊपर वाला करेंगे तो इसको छोड़ देंगे, और यदि आप इसको नीचे वाला का करेंगे तो ऊपर वाला छोड़ देंगे। ठीक है, अब इसमें अगला क्वेश्चन था आपका, अगला क्वेश्चन है आपका, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जलोढ़ मृदा की 2 विशेषताएं लिखिए। ठीक है, तो इसका आंसर देखिए, जलोढ़ मृदा की 2 विशेषताएं निम्न है। नंबर 1, जलोढ़ मृदाएं बहुत अधिक उपजाऊ होती हैं। इसकी एक विशेषता ये हो गई, ये मृदाएं होती हैं जलोढ़ मृदा, तो ये कैसी होती हैं, बहुत अधिक उपजाऊ होती हैं, यानी इसमें फसल सबसे अच्छी होती है। ठीक है, दूसरा है, जलोढ़ मृदा रेत, सिल्ट और मृत्तिका के विभिन्न अनुपात पाए जाते हैं, यानी जलोढ़ मृदा में रेत, सिल्ट और मृत्तिका के विभिन्न अनुपात पाए जाते हैं। और तीसरा पॉइंट है इसमें, लेकिन आपको परीक्षा में केवल 2 ही लिखना है। तीसरा पॉइंट है, जलोढ़ मृदाएं हिमालय की 3 महत्वपूर्ण नदी तंत्रों सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों से बनी होती हैं। यानी जो नदियां हैं हमारी, हिमालय से निकलने वाली 3 नदियां हैं, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, इसके द्वारा, ये इनके पानी के द्वारा ये मिट्टी बहकर आती है, यानी जल के साथ बहकर आती है मिट्टी, तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, जलोढ़ मृदा पड़ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें खरीफ एवं रबी फसलों में कोई 2 अंतर लिखिए। ठीक है, तो ये भी आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है। अगला आंसर देखिए इसका, खरीफ फसलें मानसून के आगमन के साथ जून जुलाई में बोई जाती हैं और सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती हैं। ठीक है, जबकि रबी की फसलें शीत ऋतु में अक्टूबर से दिसंबर के मध्य बोई जाती हैं और ग्रीष्म ऋतु अप्रैल से जून के मध्य काट ली जाती हैं। ठीक है, फिर क्या करना है आपको, इनके खरीफ की फसलों के उदाहरण लिख देना। ये उदाहरण दिए, चावल है, ज्वार है, बाजरा है, मक्का है, बाजरा है, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली, सोयाबीन, पटसन, तिली, ये सभी कई की फसलें हैं, खरीफ की फसलें हैं, यानी ये बरसात के मौसम में पैदा होती हैं। अब रबी की फसलें जो अभी खड़ी हैं, रबी की फसलें क्या हैं, इसके उदाहरण हैं, गेहूँ है, जौ है, मटर है, चना है, सरसों है आदि। ठीक है, अब इसको मैं आपके लिए मैं शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, इसको कैसे लिखना है आपको। यदि ये प्रश्न आपको याद नहीं हो तो क्या करना है आपको, देखिए यहाँ से देखना है आपको, खरीफ की फसलें,
जून जुलाई में बोई जाती हैं और सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती हैं। तो एक पॉइंट हो गया। जबकि रबी की फसलें अक्टूबर से दिसंबर के मध्य बोई जाती हैं और अप्रैल से जून के मध्य काट ली जाती हैं। तो ये पॉइंट हो गया ये एक आपको। इसके बाद में इसके उदाहरण लिख देना। खरीफ फसलों के उदाहरण चावल है, मक्का है, ज्वार, बाजरा, दो दो फसलों के, तीन तीन फसलों के नाम इसमें आप लिख सकते हैं। ठीक है। खरीफ की रबी की फसलें कौन सी हैं? गेहूँ, जौ, मटर, चना, सरसों आदि। तो इस प्रकार आप लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका ये अथवा वाला क्वेश्चन है, 8 का अथवा वाला। ठीक है। तो आप ऊपर वाला करेंगे तो नीचे वाला छोड़ देंगे और नीचे वाला करेंगे तो ऊपर वाला छोड़ देंगे। आपको दोनों में से एक ही करना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है रोपण कृषि की। कृषि माने क्या होता है? खेती। कोई रोपण कृषि की कोई 4 फसलों के नाम लिखना है आपको। तो रोपण कृषि की 4 फसलें कौन सी हैं? चाय है, कॉफ़ी है, रबड़ है, गन्ना है, केला आदि। तो इसमें 4 फसलों के नाम पूछे हैं, यानी किसके उदाहरण पूछे हैं आपको? कौन सी फसलों के नाम के पूछे हैं? रोपण। रोपण माने जिसकी पौध तैयार करते हैं और दूसरे स्थान पर इसको लगा देते हैं, तो ये लग जाती हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है देखिए आपका, आधारभूत उद्योग किसे कहते हैं? ये भी इम्पोर्टेंट, जहाँ में मैंने सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं आपके लिए। ये भी आपका 2 नंबर का है। तो उसमें देखिए वे उद्योग, आधारभूत उद्योग क्या होते हैं? वे उद्योग जिनके उत्पादन या कच्चे माल पर दूसरे उद्योग निर्भर रहते हैं, आधारभूत उद्योग कहलाते हैं। ठीक है। जैसे लोहा इस्पात उद्योग, प्रगलन उद्योग, एल्युमिनियम उद्योग आदि। ठीक है। वे उद्योग जिनके उत्पादन और कच्चे माल पर दूसरे उद्योग निर्भर रहते हैं, आधारभूत उद्योग कहलाते हैं। ऐसे लोहा एक ऐसा उद्योग है, इस पे सभी उद्योग टिके हुए हैं, यानी कोई भी हम मशीन बनाएंगे तो कैसे बनेगी? लोहा से बनेगी। ठीक है। कोई बिल्डिंग बनाएंगे, कोई पुल बनाएंगे तो इसका निर्माण किसके? लोहा से ही संभव है। तो इसका सीधा परिभाषा क्या लिखना है आपको? वे उद्योग जिनके उत्पादन या कच्चे माल पर दूसरे उद्योग निर्भर रहते हैं, आधारभूत उद्योग कहलाते हैं। ठीक है। ये लिखना है आपको। अगला क्वेश्चन है आपका, कृषि पर आधारित 2 उद्योगों के नाम लिखिए, इसका अथवा वाला। ठीक है। यदि आप नीचे वाला करेंगे तो ऊपर वाला नहीं करेंगे, यदि आप ऊपर वाला कर रहे हैं तो नीचे वाला नहीं करेंगे। ठीक है। दोनों में से केवल एक ही करना है क्वेश्चन। तो कृषि पर आधारित 2 उद्योगों के नाम लिखना है आपको। कौन कौन से उद्योग हैं? कृषि पर बहुत सारे उद्योग हैं। कृषि पर आधारित उद्योग निम्न है। पहला है सूती वस्त्र उद्योग, पटसन उद्योग, रेशम उद्योग, चीनी उद्योग, इसके बाद में डेयरी उद्योग। ठीक है। बहुत सारे उद्योग हैं। पशुपालन उद्योग। ये सभी किससे चलते हैं? किस पर आधारित हैं? कृषि पर। यानी कृषि माने क्या होता है? खेती पर आधारित होते हैं ये सभी उद्योग। तो कोई भी 2 उद्योगों के नाम इसमें आपको लिख देना है। सूती वस्त्र उद्योग, पटसन उद्योग, रेशम उद्योग, चीनी उद्योग, डेयरी उद्योग, बहुत सारे उद्योग हैं। पशुपालन उद्योग। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपका, आप देखिए राष्ट्रीय राजमार्ग किसे कहते हैं? ठीक है। तो ये भी आपका 2 नंबर का है। इसके सामने मैंने आपके अंक भी दिए हैं। तो राष्ट्रीय राजमार्ग क्या होते हैं? इसको बोलते हैं इंग्लिश में नेशनल हाईवेज। यानी कि राष्ट्रीय माने क्या होता है? नेशनल, और हाईवेज माने क्या होते हैं? राजमार्ग। ठीक है। अब इसका आंसर देखिए, राष्ट्रीय राजमार्ग देश के दूरस्थ भागों को जोड़ते हैं, यानी जो दूर दूर भाग होते हैं उनको क्या करते हैं? जो आपस में जोड़ते हैं। आपने रोड तो देखी है। यह प्राथमिक सड़क तंत्र है। ठीक है। जिनका निर्माण व रखरखाव केंद्रीय लोक निर्माण विभाग यानी CPWD के अधिकार क्षेत्र में है। ठीक है। इसका देख रेख और रखरखाव यानी कि इसका निर्माण माने क्या होता है? बनाना। और यदि कोई सड़कें खराब हो जाती हैं, टूट फट जाती हैं, उसमें गड्ढे पड़ जाते हैं, तो उनका रखरखाव कौन करता है? केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, या इसको शॉर्ट में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं CPWD। ठीक है। तो इसका देखिए, इसका क्या दोगे आंसर आप? राष्ट्रीय राजमार्ग देश के दूरस्थ भागों को क्या करते हैं? जोड़ते हैं। यह प्राथमिक सड़क तंत्र है और जिनका निर्माण व रखरखाव, आप इसको भी लिख सकते हैं, CPWD के अधिकार क्षेत्र में।
आप यदि इसको नहीं लिख पा रहे हैं केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, तो आप इसको लिख सकते हैं शॉर्ट में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका अथवा वाला। तो देखिए सड़क परिवहन की 2 विशेषताएं लिखना है आपको। सड़क परिवहन क्या होती हैं, आपने सड़कें तो देखी हैं, सब लोग बसें ट्रैक हमारे काय पे चलते हैं, सड़क पर चलते हैं, ठीक है। तो इसकी 2 विशेषताएं लिखना है आपको। तो सड़क परिवहन की 2 विशेषताएं निम्न है। पहली विशेषता है इसमें सड़क परिवहन रेल परिवहन की अपेक्षा कैसा सुविधाजनक है, क्योंकि सड़कें सब जगह बनाई जा सकती हैं बड़े आसानी से। और क्या है अगला पॉइंट इसका, दूसरा पॉइंट है इसका, सड़कें ऊबड़ खाबड़ वाले स्थानों पर भी आसानी से बनाई जा सकती हैं। ऐसे कोई पहाड़ी है उस पर भी सड़कें बनाई जा सकती हैं, जेकि रेल सब जगह नहीं डाली जा सकती, ठीक है। ऊबड़ खाबड़ यानी ऊंचे नीचे कोई पहाड़ है तो वहाँ में भी सड़कें बनाई जा सकती हैं। और तीसरा पॉइंट है इसमें सड़कों का निर्माण व लागत कम है, यानी इसका निर्माण कार्य जल्दी हो जाता है और इसकी लागत भी, पैसा भी इसमें कम खर्च होता है, ठीक है। तो कोई भी 2 विशेषताएं इसमें से आपको लिखना है जो आपको जल्दी से याद हो जाए। अगला पॉइंट क्वेश्चन है आपका, ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, परिवहन किसे कहते हैं, तो इसकी भी ये भी 2 नंबर का है। परिवहन क्या होता है, जो हमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक किसी माध्यम से ले जाता है। ऐसे बस है, रेल है और हवाई जहाज है, ये क्या परिवहन के साधन है। तो देखिए इसका आंसर देखिए, व्यक्तियों, वस्तुओं, सेवाओं, जीव जंतुओं को किसी माध्यम द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाने ले जाने की प्रक्रिया को परिवहन कहते हैं। यानी हम सफ़र करते हैं, कहीं हमें जाना होता है तो क्या परिवहन के द्वारा बस से जाएंगे, या हम ट्रेन से जाएंगे, या हवाई जहाज से जाएंगे, या हम जहाज से भी जा सकते हैं, ठीक है। तो ये परिवहन के सभी साधन हैं। तो क्या है इसका सटीक परिभाषा, क्या हो जाएगी इसकी, देखिए इसकी सटीक परिभाषा हो जाएगी, व्यक्तियों, वस्तुओं, सेवाओं, जीव जंतुओं को किसी माध्यम द्वारा, चाहे वो रेल से ले जाएं, या बस से ले जाएं, या विमान से ले जाएं, या जहाज से ले जाएं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाने ले जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, परिवहन कहते हैं। अब इसके अथवा वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अथवा वाला क्या है इसका, संचार के साधन के रूप में दूरदर्शन की 2 विशेषताएं लिखी है। यानी दूरदर्शन क्या होता है, जो हमारा टीवी होता है वही हमारा दूरदर्शन है। तो इससे हमें क्या क्या लाभ होते हैं, तो इनकी 2 विशेषताएं लिखना है। दूरदर्शन की 2 विशेषताएं निम्न है। पहला है, दूरदर्शन देश का राष्ट्रीय समाचार व संदेश माध्यम है। यानी इससे हमें क्या मिलती हैं, खबरें मिलती हैं, समाचार प्राप्त होते हैं और संदेश मिलते हैं, यानी कई तरह की खबरें मिलती हैं, तथा विश्व के समाचार तंत्रों में से एक है। दूसरा इसमें विशेषता क्या है, यह विभिन्न आयु वर्ग के व्यक्तियों के हेतु मनोरंजन, जैसे मैच आता है, मान के चलो कोई फिल्म आ रही है, या ज्ञानवर्धक, खेल जगत कार्यक्रम संबंधी प्रसारित करता है, ठीक है। इसमें देखिए, इसमें थोड़ा सा इधर छुप गया था ये, तो इसमें देखिए क्या है, विभिन्न आयु के यानी छोटे बड़े व्यक्तियों के सभी के लिए क्या करता है, मनोरंजन करता है। ज्ञानवर्धक यानी कई प्रकार की ज्ञान की चीज़ें इसमें बताई जाती हैं, और खेल जगत से संबंधित भी बहुत सारे कार्यक्रम ये प्रसारित करें। मान के चलो हम क्रिकेट पर टीवी मैच देख रहे हैं, क्रिकेट मैच देख रहे हैं, तो काय पे देखते हैं प्रसारण, हम टेलीविज़न पे देखते हैं, दूरदर्शन पे देखते हैं। तो यही विशेषताएं आपको दिखाना है, ठीक है। सबसे पहले तो क्या है ये, दूरदर्शन राष्ट्रीय समाचार यानी संदेश माध्यम है। संदेश माध्यम क्या होता है, जिससे हमें खबरें प्राप्त होती हैं, ठीक है। और दूसरा हमारे मनोरंजन करता है, ज्ञानवर्धक खेल सामग्री उपलब्ध कराता है, और कई तरह के कार्यक्रम ये प्रसारित करता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं आपका, ये भी आपका अच्छा क्वेश्चन है, ये भी परीक्षा में आता रहता है, ठीक है। कार्न लॉ क्या है, इसका आंसर देखिए, बड़े भूस्वामियों के दबाव में आकर ब्रिटेन की सरकार ने मक्का के आयात पर पाबंदी लगा दी थी, उसे ही कार्न लॉ कहा जाता है। यानी कि जो वहाँ पर जो किसान थे, बड़े किसान थे, जिनके पास ज़्यादा ज़मीनें थी, भूस्वामी माने क्या होता है, किसान, जिनके पास ज़्यादा ज़मीनें थीं, बड़े भूस्वामियों के दबाव में ब्रिटेन की सरकार ने, कौन सी सरकार ने, ब्रिटेन की सरकार ने मक्का के आयात
मक्का एक फसल का नाम है, आपने जो भुट्टियाँ खाई होंगी मक्का, वही मक्का है जी। आयात पर पाबंदी लगा दी थी। पाबंदी माने क्या होता है? रोक, उसे ही कारण लॉ कहा जाता है। तो इसका सटीक आंसर, छोटा एक लाइन का आंसर मैंने दिया है आपके लिए। तो ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन है आपका। अब इसका अथवा वाला क्वेश्चन देख लेते हैं नीचे। अथवा वाला क्वेश्चन है इसमें, अगला क्वेश्चन देखिए, आयात शुल्क किसे कहते हैं? यानी कि ट्रैफिक। ट्रैफिक माने क्या होता है? आयात। तो इसमें आपको हिंदी इंग्लिश से कोई मतलब नहीं है, आपको हिंदी से मतलब रखना है। आयात माने क्या होता है? जो वस्तुओं को हम आयात करते हैं यानी दूसरे देश से मंगाते हैं, वही आयात होता है। उस पर क्या है? शुल्क यानी कर लिया जाता है, वही आयात शुल्क होता है। तो यही लिखा है मैंने, देखिए आपका, किसी दूसरे देश से आने वाली चीज़ों या वस्तुओं, ठीक है, पर वसूल किया जाने वाला शुल्क को आयात शुल्क कहते हैं। यानी किसी दूसरे अन्य देश से जो वस्तु आती है या कोई चीज़ आती है, उस पर हम क्या करते हैं? हमारी जो कर लगाते हैं, यानी पर वसूल किया जाने वाला शुल्क को क्या कहते हैं? आयात शुल्क कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपका 13 नंबर का, स्टेपलर का क्या अर्थ है? ठीक है, तो ये भी आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए, ऐसे व्यक्ति जो रेशों के हिसाब से ऊन स्टेपल करता है या छांटता है, ठीक है। जैसे आपने स्टेपलर तो देखा ही होगा, जिससे हम पंचिंग करते हैं, वही स्टेपलर है। तो यहाँ पर क्या है? रेशों को, वो स्टेप का क्या करता है? रेशों को छांटता है, ठीक है। ऐसा व्यक्ति जो रेशों के हिसाब से ऊन स्टेपल करता है या छांटता है। इसके बाद में इसका अथवा वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, नीचे वाला। कार्डिंग क्या है? इसका कार्डिंग का अर्थ देखिए, कार्डिंग वह प्रक्रिया है जिसमें कपास या ऊन, क्या? कपास या ऊन। कपास एक फसल का नाम है, ऊन आप जानते हैं जिसे सर्दी में पहना जाता है, ऊनी वस्त्र। कार्डिंग वह प्रक्रिया जिसमें कपास या ऊन आदि रेशों को कताई के लिए तैयार किया जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर ये हो गया। अगला क्वेश्चन है, डायमंड सूत्र क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी 2 नंबर का है। तो इसमें देखिए, ये आंसर इसका यहाँ से, जापान की सबसे पुरानी 868 ईस्वी में छपी पुस्तक डायमंड सूत्र है। कौन सी ईस्वी में छपी जी? जापान में छपी थी, और इसका नाम क्या है? पुस्तक डायमंड सूत्र है, ठीक है। सबसे पुरानी किताब है जी, और ये कब छपी थी? 868 ईस्वी में छपी पुस्तक डायमंड सूत्र है, जिसमें पाठ के साथ साथ काठ पर खुदे चित्र हैं। जिसमें पाठ के साथ साथ पर क्या है? काठ पर, काठ यानी लकड़ी, जानते हो आप, काठ पर खुदे चित्र हैं, ठीक है। इसका अथवा वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। अथवा वाला क्वेश्चन देखिए, ये अथवा वाला क्वेश्चन है, पांडुलिपियाँ क्या थीं? ठीक है, पांडुलिपियाँ क्या थीं? तो पांडुलिपियाँ जब हमारी उसका कागज़ का आविष्कार नहीं हुआ था, उससे पहले हमारे पूर्वज या हमारे पहले के लोग किस पर लिखते थे? तो वही इसमें पांडुलिपियाँ हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है उत्तर में, पांडुलिपियाँ ताड़ के पत्तों, यानी ताड़ के पत्ते होते थे। पत्ते तो जानते ही आप, जो पेड़ों में लगते हैं। तो कौन से पेड़ के? ताड़ के पत्ते। ताड़ का एक पेड़ होता है, उसके पत्तों या हाथ से बने कागज़ पर नकल कर बनाई थी। क्या? पांडुलिपियाँ। किस पर? ताड़ के पत्तों पर या हाथ से बने कागज़ पर नकल करके बनाई जाती थी, ठीक है। फिर उन्हें क्या करते थे? फिर उन्हें उम्र बढ़ाने के ख्याल से तख्तियों की जिल्द में या सिलकर बांध दिया जाता था। लेकिन पांडुलिपियों का बहुत ही नाजुक होती थी, यानी कि ये इनको बड़ी सावधानी से रखना पड़ता था। ये जल्दी, पत्ते तो आप जानते हैं कितनी जल्दी टूट जाते हैं, सड़ जाते हैं। तो पहले क्या है, पांडुलिपियाँ किस पर लिखी जाती हैं? ताड़ के पत्तों पर या हाथ से बने कागज़ पर नकल करके बनाई जाती थी, ठीक है। उसी को हम क्या, अब इसमें तीन, आपको ये क्वेश्चन याद नहीं है तो इसमें 3-4 पॉइंट निकाल लेना आप। पांडुलिपियाँ ताड़ के पत्रों पर लिखी जाती थी या हाथ से कागज़ पर नकल करके बनाई जाती थी। फिर क्या करते थे? फिर उन्हें उम्र बढ़ाने के हिसाब से ख्याल से तख्तियाँ या जिल्द में या सिलकर बांध दिया जाता था। ये कैसी होती थी? बहुत ही नाजुक होती थी। पांडुलिपियाँ बहुत ही नाजुक होती थी। अगला क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 15 ये भी आपका 2 नंबर का है, इसका आंसर देख लेते हैं। तो देखिए पंचांग किसे कहते हैं, इसमें सभी क्वेश्चन मैंने आपके लिए इम्पोर्टेंट लिए हैं, तो आपको इन सभी प्रश्नों को लिख लेना है। और भी आपके जो जितने भी प्रश्न हैं जो आपकी क्वेश्चन बैंक में दिए हैं उनको भी आपको सही से तैयार करना है, जिससे आपका पेपर बहुत ही अच्छा जाएगा। मुझे आशा है कि आपका पेपर अच्छा ही जाएगा। आप मेहनत करो थोड़ी सी, आपका 1 महीना केवल शेष रहा है, तो आपको परीक्षा की अच्छे से तैयारी करना है। और आपकी प्रश्न बैंक में जितने भी क्वेश्चन दिए हैं तो उनको आपको अच्छे से तैयार करना है। आपको थोड़ी सी अच्छे से पढ़ाई करना है बस। अगला क्वेश्चन है पंचांग किसे कहते हैं। तो पंचांग क्या होता है, जिसमें हम चांद, सूरज, गति, ज्वार भाटा के समय और लोगों के दैनिक जीवन से जुड़ी कई अहम जानकारियां देता है प्रकाशन। ऐसे मान के चलो पंचांग क्या करता है, चांद सूरज की गति, ज्वार भाटा के समय और लोगों के दैनिक जीवन से जुड़ी कई अहम जानकारियां देता है वार्षिक प्रकाशन। अब इसके बाद में अथवा वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी अच्छा है, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। गाथा गीत से आप क्या समझते हैं। तो इसमें देखिए गाथा गीत लोकगीत का ऐतिहासिक आख्यान है। गाथा गीत लोकगीत का एक ऐतिहासिक आख्यान है जिसे गाया जाता था या सुनाया जाता था। गाया, ठीक है, गाया या सुनाया जाता था। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन जहाँ में सब अच्छे हैं आपके लिए, सब अच्छे सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं जो परीक्षा में आने की ज़्यादा संभावना है, वही प्रश्न आपको मैंने मॉडल पेपर में सम्मिलित किया है। और आपकी ब्लूप्रिंट की जो अकॉर्डिंग है उसी के अनुसार एक क्वेश्चन पेपर मैंने आपके लिए तैयार मॉडल क्वेश्चन आंसर है, क्वेश्चन पेपर है जी। आप क्वेश्चन नहीं कह सकते, क्वेश्चन पेपर नहीं कह सकते, केवल मॉडल है, आपका मॉडल तैयार किया है मैंने। इसमें देखिए 16 नंबर का क्वेश्चन है, इसके ये भी 2 नंबर का है। प्राथमिक क्षेत्रक में क्या क्या आता है। तो पहले तो इसकी परिभाषा भी आ सकती है, प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं। तो देखिए प्राथमिक क्षेत्र की यहाँ से परिभाषा देख लेते हैं पहले। प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं। प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो इसे प्राथमिक क्षेत्रक की गतिविधि कहा जाता है। प्राथमिक संसाधनों का उपयोग करके किसी वस्तु का निर्माण करते हैं, इसे प्राथमिक क्षेत्रक की गतिविधि कहा जाता है। इसके उदाहरण क्या है, कृषि, डेयरी, मछली पालन, खनन यानी खदान, वन यानी जंगल, पशुपालन, ये सभी किसके उदाहरण हैं, प्राथमिक क्षेत्र के उदाहरण हैं। यानी ये सभी किस में आते हैं, प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। यानी प्राथमिक क्षेत्र में कौन आता है, मैं बता दूं एक बार और, प्राथमिक क्षेत्र में आता है कृषि या कृषि से संबंधित व्यवसाय को प्राथमिक क्षेत्र में रखा है। द्वितीय क्षेत्र में क्या आते हैं, सभी प्रकार के उद्योग आते हैं। और तृतीय क्षेत्र में क्या आता है, सभी प्रकार की सेवा आती है। दूसरा क्वेश्चन इसमें लिखना है। तो इसमें देखिए अगला क्वेश्चन है आपका अथवा वाला, तृतीय क्षेत्रक में क्या क्या आता है। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए तृतीय क्षेत्र की पहले तो परिभाषा लिखते हैं अपन। ये गतिविधि प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्रक के विकास में मदद करती है। ये गतिविधि प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र के विकास में क्या करती है, मदद करती है। बस यही तृतीय क्षेत्र कहलाता है। अब इसके उदाहरण क्या क्या हैं। उदाहरण में शिक्षक, नाई, शिक्षक, डॉक्टर, नाई, धोबी, परवन, बैंक, संचार, एटीएम, कॉल सेंटर, दर्जी, सॉफ्टवेयर, ये सभी तृतीय क्षेत्र में आता है। और तृतीय क्षेत्र को हम और क्या कहते हैं, सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको तृतीय क्षेत्र क्या करता है, प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र के विकास में क्या करता है, मदद करता है। बस इतना लिखना है आपको इसमें परिभाषा में। यदि आपको उदाहरण पूछें तो इसमें ये उदाहरण दिए हैं, बहुत सारे उदाहरण हैं। शिक्षक, डॉक्टर, नाई, धोबी, परवन यानी परवन, बैंक भी हमारा क्या है, ये सभी किसमें है, सेवा क्षेत्र में। यानी सेवा क्षेत्र को क्या कहते हैं, तृतीय क्षेत्र कहते हैं। कॉल सेंटर, दर्जी, जो हमें सेवा उपलब्ध कराते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है वैश्वीकरण से क्या तात्पर्य। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी 2 नंबर का है आपका। तो इसमें देखिए विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, वैश्वीकरण कहते हैं। तो ये वैश्वीकरण का बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आप अगला क्वेश्चन है इसका अथवा वाला, बहुराष्ट्रीय कंपनी से आप क्या समझते हैं। तो बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या होती हैं, जो एक से अधिक देशों में
क्या करती हैं, व्यापार करती हैं। ठीक है, तो यही लिखा है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां वह कंपनी है जो एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण अथवा स्वामित्व रखती हैं। या आप ये लिख सकते हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनी उसे कहते हैं जो एक से अधिक देशों में व्यापार करती है। बस सरल परिभाषा, यदि आप इसको भूल जाएं तो आपको लिखना है बहुराष्ट्रीय कंपनी वह होती हैं जो एक से अधिक देशों में व्यापार करती हैं। तो जेते आपका 17 नंबर का यानी 2 नंबर तक आपके मैंने पूरे प्रश्न के आंसर शायद मैं आपके लिए लेकर जाऊँ, और इसकी नेक्स्ट वीडियो आपके 3 अंक के और 4 अंक के जितने भी प्रश्न बचे हैं उनका भी मैं हल लेकर आऊँगा आपके लिए। और यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने मित्रों के साथ इसको ज़रूर शेयर करें, और यदि आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक तो कर दिया करो। लाइक करने में क्या जाता है, आपका कोई पैसा खर्च नहीं होता है। लाइक करने में थोड़ा सा, एक लाइक करने से तो हमें मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें, ठीक है, अपने मित्रों के साथ में, और इसको अच्छे से आप तैयारी करें। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, और आप अच्छे से नंबर लेके आओ तो हमें बहुत खुशी होगी कि हमारे बच्चे बहुत ही अच्छे नंबर लेके आए परीक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद, सभी को मेरा नमस्कार, थैंक्स। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई, इसके लिए आपको थोड़ा धैर्य से पूरी वीडियो देखना है। आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, तो आपको थोड़ा देखना है, ठीक है। थैंक यू।